फ्रेंड्स, मैं हूं वीर सिंह। ट्रिपल सी फैमिली में आपका स्वागत करते हैं और फिर मैं आपके बीच में आया हूं और जब भी मैं आता हूं तो आपके लिए कुछ न कुछ विशेष लेकर आता हूं। आज हम लोग वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में ये पहला चैप्टर हम लोग फिजिक्स का पढ़ रहे हैं। इसमें जो मैं हेडिंग लेकर आया हूँ अध्यारोपण का सिद्धांत। उस दिन मैं कूलाम के नियम का सदिश रूप इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, लिखा गया है बहुल आवेशों के किसी निकाय में, बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लें, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ एक आवेश है, एक आवेश है, यहाँ मैं Q1 लिया और यहाँ से डॉट 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 की दूरी पर एक आवेश मैं Q2 ले ले रहा हूँ। यहाँ दूसरा आवेश मैंने लिया और इसका नाम है Q2। इसी तरह से कुछ दूरी पर मैंने एक और आवेश ले लिया, इसका नाम Q3 है और यहाँ से ध्यान दीजिएगा Q3 है और डॉट 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 कुछ दूरी पर हमने एक आवेश और ले लिया और इसका नाम क्या है Q1। ध्यान दीजिएगा, हमने किया क्या है कि एक बिंदु आवेश Q1 लिया और यहाँ से कुछ दूरी पर एक आवेश Q2 ले लिया, यहाँ मैं Q2 लिया हूँ और फिर कुछ दूरी पर इससे Q3 ले लिया और डॉट 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 कुछ दूरी पर हमने Q1 आवेश यहाँ ले लिया। और यहाँ से मान लेते हैं इसकी जो स्थित सदिश है, स्थित सदिश अगर हम निकालते हैं हो जाएगा वेक्टर R1, वेक्टर R12, वेक्टर R12 हो जाएगा इसी प्रकार का। और यहाँ से जो इस पर परिणामी बल लगेगा उसका नाम क्या होगा F12। ध्यान दीजिएगा, F12 क्यों लग रहा है, कौन लगा रहा है, तो आप कहेंगे कि इस पर लगा था। तो मान लीजिए अगर Q1 की बात हो रही है, यानी Q1 से ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक R12 मान लिए हैं और इसी प्रकार Q3 की दूरी अगर ले लेते हैं यहाँ से डॉट 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 यहाँ से ले लेते हैं और इसकी दूरी जो होगी वो स्थित सदिश में क्या हो जाएगी R13 वेक्टर। और यहाँ से जो लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा F13 वेक्टर रूप में। ध्यान दीजिएगा, ये भी वेक्टर रूप में है, यहाँ मैं वेक्टर रूप में लिख रहा हूँ। इसी प्रकार इस आवेश से ले लेते हैं और ये हो जाएगा आपका Q1N, इसका नाम होगा F1N सदिश और ये हो जाएगा आपका दूरी है, ये इसकी सदिश मान लेते हैं R1N। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया थोड़ा सा समझिए। इसमें लिखे हैं बहुल आवेशों के किसी निकाय में, यानी अगर मतलब किसी निकाय में बहुत से आवेश हो तो इस निकाय में देखें तो बहुत से आवेश कौन कौन है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn। तो लिखा गया है बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर, यानी इसमें किसी भी एक आवेश को ले सकते हैं। तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर मतलब है कि अगर इसमें Q1, Q2, Q3, Qn है, इसमें से किसी एक आवेश पर जो लगने वाला परिणामी बल होगा वह अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी अगर मान लेते हैं इसमें तो हमने ये Q1, Q2, Q3 और Qn आवेश लिया है, तो हमने इस मान लिया कि Q1 आवेश पर हम लोग निकालेंगे परिणामी बल। जैसे Q1 आवेश से परिणामी बल निकालना है तो Q1 से ये तब दूरी मिलाएंगे। अगर हम Q2 पर निकालते हैं तो Q1 से Q2 को मिलाते, Q2 से Q3 को मिलाते और Qn को Q2 से मिलाते। अगर Q3 से निकालते तो इससे इसको मिलाते, इससे इसको मिलाते, फिर इससे इसको मिलाते। तो कहने मतलब यह है कि रास्ते आपके पास हैं जिससे आप चलना चाहें आप आसानी से चल सकते हैं। तो हमने मान लिया कि माना
Q3 डॉट 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 Qn आवेश हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया कि माना बहुल आवेशों के निकाय में Q1 Q2 Q3, भाई Q1 आवेश था, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q1 आवेश है। तो Q1 Q3 Q2 आवेश है, माना इसमें लिखेंगे, माना इसमें Q1 आवेश पर, माना इसमें Q1 आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है। आवेश पर परिणामी वैद्युत बल, परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करना है, वैद्युत बल ज्ञात करना है। देखिए आपके पास n आवेश है, n आवेश मतलब Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q1 है। इसमें से आप किसी पर परिणामी बल आवेश निकाल सकते हैं, Q1 पर भी निकाल सकते हैं, Q2 पर भी निकाल सकते हैं, Q3 पर, Q1 पर, Qn पर निकाल सकते हैं। तो हमने लिख दिया माना बहुल आवेशों के निकाय में कौन कौन आवेश है, Q1 था, Q2 था, Q3 था, डॉट 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 क्या था, Q1 आवेश है। और मान लिया कि इसमें Q1 आवेश पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करना है, यानी हमको और Q1 आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है। इसके लिए आते हैं तथा Q2 ये लिखेंगे, तथा Q2 कामा Q3 कामा डॉट 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 Qn आवेश के सापेक्ष, आवेश के सापेक्ष, आवेश के सापेक्ष Q1 आवेश, Q1 आवेश की स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, अगर Q2 से देखा जाए, Q2 से देखेंगे, Q2 से Q1 के सापेक्ष देखेंगे तो स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर R12 लिखेंगे, सदिश क्रमशः वेक्टर R12 का Q2 से वेक्टर R12, Q3 से देख सकते हैं, Q3 से क्या है, वेक्टर R13, वेक्टर R13 डॉट डॉट डॉट, अगर Qn से देखें तो क्या होगा, वेक्टर R1 एंड है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब लिखेंगे Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, Q1 पर लगने वाला, Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, देखिएगा जो Q1 पर परिणामी बल होगा तो क्या हो जाएगा, Q1 पर लगने वाला परिणामी बल F बराबर लिखेंगे F12 F13 डॉट 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 F1n, इसको बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। Q1 पर लगने वाला परिणामी बल है, यानी Q1 पर, यानी इस आवेश से इस पर लगने वाला बल, इस पर आवेश से भी यहाँ बल लग रहा था, F12 निकल लग रहा है। Q3 से लगने वाला बल क्या है, तो F13 है। Qn से लगने वाला बल क्या है, तो F1n है। तो ये हमने ये लिख दिया। अब अलग अलग हम निकाल के और उन मानों को उठा के समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे Q2 आवेश के कारण, पहला कंडीशन, Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर, आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल किस आवेश के कारण, आप बताइए किस आवेश के कारण, तो Q2 आवेश के कारण। किस पर, Q1 पर लगने वाला बल, तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, चूंकि Q1 पर अगर बल रहता तो यह कौन होता, लेकिन कौन लगा रहा था, तो 2 लगा रहा था, तो इसलिए F12 लिखेंगे, F12 यानी वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर
F12 बराबर कूलॉम के नियम से क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1, इन दोनों के बीच का गुणनफल तो क्या होगा Q1 Q2 बटे R, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है तो R12 का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर लिखेंगे R21 यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यानी क्या मतलब यूनिट वेक्टर जब भी लिखेगा तो अगर R12 है तो इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए 13 रहेगा तो यहाँ क्या होगा 31 हो जाएगा। तो Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश में लगने वाला बल, इसी प्रकार Q3 का निकाल लीजिए, Qn का निकाल लीजिए। इसी प्रकार किसके Q3 आवेश के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा बताइए। Q3 के कारण कौन बल लग रहा है F13। अब यहाँ सूत्र क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, देखिएगा अब इन दोनों के बीच का गुणनफल, इन दोनों आवेशों को लेना है तो Q1 Q3 हो जाएगा, तो Q1 Q3 बटे बीच की दूरी क्या है R13 का होल स्क्वायर इनटू जैसे 12 था तो 12 हो गया, इसी तरह से क्या होगा R13 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा R31 और यहाँ कैट बना देंगे। तो इसी प्रकार Q3 का हो गया, आप इसी प्रकार भी लिख सकते हैं Q1 का, इसी प्रकार Q1 का, तो Q1 आवेश के कारण निकालेंगे। Q1 आवेश के कारण तो आप देख सकते हैं Q1 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या है F1N, तो लिखेंगे वेक्टर F1N। इसी प्रकार यहाँ सूत्र में हो जाएगा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ देखेंगे इन दोनों का गुणनफल करना है तो Q1 का गुणा किसमें होगा Qn में, Qn बटे इनके बीच की दूरी क्या है R1, तो R1N का स्क्वायर इनटू RN1 कैट, ठीक है। इस तरह से ये आपका मान निकल गया Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल, इसी प्रकार Q3 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल और Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। अब हम क्या करेंगे ये इन मानों को हम कहाँ रखेंगे, इन मानों को उठा के हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से, यहाँ आप अब समीकरण 1 से लिख सकते हैं। और समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, देखिए वेक्टर F12 का मान आप निकाले हैं, वेक्टर F13 का मान निकाला, वेक्टर F1 का मान F1N का, इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखिए। तो F बराबर ध्यान से देख सकते हैं F12 का मान ये उतारेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो R स्क्वायर क्या होगा R12 का स्क्वायर इनटू R21 कैट प्लस, देखेंगे F12 लिख दिए, अब F13 लिखिए, यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ हो जाएगा Q1 Q3 बटे R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 1R13 का स्क्वायर, R13 का स्क्वायर इनटू R31 कैट डॉट 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 डॉट, और लास्ट में आप ये लिखेंगे आपका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn बटे R1N का स्क्वायर इनटू RN1 कैट। इस तरह से इसका मान कर गया, ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत का एक बार और समझा दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिए। दो चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है, एक आपका गुलाम का जो सदिश निरूपण आपको बताया गया है, गुलाम का नियम भी बताए हैं, इम्पॉर्टेंट है, और अध्यारोपण का सिद्धांत। तो समझिए बहुल आवेश का मतलब क्या है कि बहुत से आवेशों का एक निकाय हो। अब इसमें बहुत से आवेश क्या क्या है Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट डॉट Q4 Q5 Q6 डॉट 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 Qn तक है, तो कुल मिला के बहुल आवेश
बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर, यानी इनमें से किसी भी एक आवेश को आप चयन कर सकते हैं, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा, निकाय में अगर मान लीजिए हम Q1 को चयन करते हैं तो अन्य आवेश क्या क्या बच रहा है, Q2 Q3 Q1 बच रहा है, तो इनके द्वारा इस पर आरोपित बलों के योग के सदिश योग के बराबर होगा। तो कहने मतलब यह है कि बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर कोई एक आवेश आपको चयन करना है, उसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी विद्युत बल है वह निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले परिणामी बलों के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर Q1 पर लगने वाला परिणामी बल निकाला जाए तो F बराबर किसके होगा, तो Q2 से इस पर लगने वाला बल, Q3 से इस पर लगने वाला बल और Q1 से लगने वाला बल इस पर, ठीक है। अगर मान लीजिए Q2 पर अगर हम निकालते हैं कि Q2 पर लगने वाला परिणामी बल, तो यहाँ से लगने वाला इस पर बल, यहाँ से लगने वाला इस पर बल और यहाँ से लगने वाला इस पर बल निकाल के और उन दोनों इन सभी बलों का क्या करते हैं, योग कर लेते हैं। तो कहने मतलब समझ लीजिएगा, बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर, यानी इनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है, परिणामी विद्युत बल, वो निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए हमने यहाँ लिखा है, ये तो सिद्धांत हो गया। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, माना बहुल आवेशों के निकाय में बहुल आवेश क्या क्या है, तो आप गिनती कर सकते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे आगे तमाम होंगे, डॉट 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 कहाँ तक हम गए हैं, Q1 तक गए हैं। माना बहुल आवेशों के निकाय में Q1 Q2 Q1 आवेश है, माना इसमें Q1 आवेश पर परिणामी विद्युत बल क्या करना, हम मान लेते हैं इन सभी आवेशों में से हमने किसका चयन किया, Q1 का, तो हमने लिखा है कि माना इसमें Q1 आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, तथा Q2 Q3 Q1, तो क्या बचा, जब ये आपने मान लिया तो कौन कौन आवेश बचे, Q1 Q2 Q3 और Q1 बचे। तो Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश क्या होगी, वेक्टर R12, क्यों, क्योंकि आप किसकी बात करें, Q1 की स्थिति सदिश निकाल रहे हैं, तो R2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश निकालेंगे, इसलिए 1 आप किसके सापेक्ष है तो 2, तो Q2 कह रहा था तो इसमें R12 लिख देंगे। इसी तरह से Q3 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, R1 आपको किसके सापेक्ष है तो 3, यहाँ R13 लिख देंगे। और इसी प्रकार Q1 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश निकालेंगे तो कहाँ निकाल रहे थे, तो Q1 के पास, इसलिए R1 हो गया। किसके सापेक्ष निकाले थे, तो N के सापेक्ष, तो Rn1 लिख देंगे। और इसके द्वारा जो बल लगेगा वह क्या होगा, F पर 1N, क्यों, क्योंकि इसका लगने वाला बल तो 1 होगा, F1, अब कौन लगा रहा था, तो N लगा रहा था, तो F1 हो गया। इस पर लगने वाला बल इसके सापेक्ष लगने वाला बल तो होगा F1, क्योंकि Q1 तो 1 होगा, लेकिन कौन लगा रहा था, 2 लगा रहा था, F2 हो गया। और इसी प्रकार Q3 का निकालेंगे तो Q1 पर लगने वाला बल F1 होगा, लेकिन कौन लगा रहा था, Q3 के सापेक्ष, इसलिए 1 F13 हो गया। तो हमने लिखा है तथा Q2 Q3 Q1 आवेश के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश, यानी Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश वेक्टर R12, Q3 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश वेक्टर R13, और Q1 के सापेक्ष देखिए मैं वही लिखा हूँ, Q2 Q3 Q1 के सापेक्ष आवेश के सापेक्ष Q1 आवेश की स्थिति सदिश वेक्टर R12 वेक्टर R13 डॉट 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 वेक्टर R1N है। अब क्या करेंगे, Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, तो Q1 पर आप लिखें, Q1 पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है वह अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले परिणामी बलों के योग के बराबर होता है, सदिश योग के। तो Q1 पर आवेश पर लगने वाला परिणामी बल F बराबर F12 लिखेंगे, इधर F12 है, F13 है, डॉट 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 Fn1 है। अब क्या करेंगे, Q2 आवेश के कारण, अब एक इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकाल लीजिए, इस यानी Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश में लगने वाला बल, तो F1 देखिए इसके कारण इस पर लगने वाला बल यही था, तो वेक्टर F12 बराबर 1/4 अब इनके बीच का आवेश लेना है, तो Q1 Q2 बटे और इनके बीच की दूरी यानी R12 का होल स्क्वायर इंटू, और इंटू एकांक वेक्टर लिखना है, तो यहाँ 12 है तो यहाँ क्या लिख देते हैं 2 1। इसी प्रकार लिखेंगे, ये तो Q2 आवेश के कारण था, Q3 आवेश के कारण लगने वाला बल निकालेंगे, तो F13 बराबर 1/4 और अब चूंकि इसके कारण है तो इनके बीच के आवेश का गुणनफल लगे Q1 Q3, तो Q1 Q3 बटे और इनके बीच की दूरी लगे R13 का होल स्क्वायर इंटू
एकांक वेक्टर तो R31 हो जाएगा। इसी प्रकार ये Q1 आवेश के कारण निकालने की इसमें लगने वाला बल तो बल हो जाएगा, आप देख सकते हैं F1 वेक्टर F1N वेक्टर F1 1.0 Q1 और Q1 का गुणा Qn में होगा तो Qn इंटू Qn बटे R1 इसकी दूरी R1 का होल स्क्वायर इंटू R वेक्टर R N वेक्टर एकांक वेक्टर N1। अब देख सकते हैं F12 का मान यहाँ दिया था, मैंने ये F12 का मान था किसमें रखना है, F13 का मान इसमें रखना है, F1N का, यानी इन सभी मानों को उठा के हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 रखेंगे। अब समीकरण 1 से F बराबर हम लिखेंगे और F12 का मान मैं यहाँ निकाला हूँ तो इसको यहाँ रखेंगे प्लस, इसी तरह से F13 का मान मैं यहाँ निकाला हूँ इसको भी मैं यहाँ रखूँगा प्लस। उसके बाद देखिए डाट डाट डाट, ये डाट डाट क्योंकि F1 वाला डाट डाट है तो डाट डाट को लिख देंगे और 1/4 और Q1 बटे R1। इस तरह से जो है ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत था ये फाइनल होता है। बस ये याद रखिएगा, बहुल आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश का लगने वाला जो परिणामी बल होता है उस निकाय में जो अन्य आवेश हैं उनके परितः परिणामी उस आवेश में लगने वाले बल के योगफल के बराबर होता है, क्योंकि यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। और हमें उम्मीद है कि आपको ये अध्यारोपण का सिद्धांत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला टॉपिक है आपके सामने वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं वैद्युत बल क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अभी हम चैप्टर वैद्युत आवेश हेडिंग डाले थे, चैप्टर का नाम वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कूलाम का नियम पढ़े हैं, कूलाम के सूत्र का सदिश निरूपण पढ़े हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा गया है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान लीजिए, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युतीय बल का अनुभव किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कहने मतलब यह है कि चुंबक है, तो चुंबक अगर आप लेते हैं तो चुंबक, अगर ये चुंबक है आपके सामने तो चुंबक के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र तक अगर कोई भी लोहे का टुकड़ा आता है तो उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, तो उसका एक रेंज होता है। लेकिन जो ही वह रेंज पार कर जाता है तो अगर लोहे का टुकड़ा जो है दूर से अगर उसको आगे पीछे ले जाएं तो इसको नहीं खींचता है। ये चुंबक जो उसको खींचने का प्रयास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके बॉर्डर को वो पार कर चुका है। लेकिन जो ही अगर उसके बाउंड्री में आएगा वो लोहे का छोटा चुंबक तो वह उसको खींचने का प्रयास करता है। ठीक है, उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है तो आप बताएंगे किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय बल का, विद्युतीय बल का अनुभव किया जा सके उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए मैं अभी दे रहा हूँ, किसी वैद्युत आवेश, किसी वैद्युत आवेश, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युतीय बल का अनुभव, जहाँ तक विद्युतीय बल का अनुभव, जहाँ तक विद्युतीय बल का अनुभव किया जा सके, इसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युतीय बल का अनुभव किया जा सके उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए ये आपका परिभाषा करता रहता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है
कि हर आदमी का एक रेंज होता है, एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को बाहर नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपका खेत के चारों तरफ बेड़ा होता है, उस मेड़े के उस बगल आप नहीं जा सकते क्योंकि आपका हद आपके मेड़े तक ही आपका सीमित होता है। उसके आगे आप अगर जाते हैं तो बगल वाला आपको छोड़ेगा नहीं। उसी तरह से अगर चुंबक की बात करते हैं तो चुंबक अगर लेते हो तो चुंबक के चारों का एक क्षेत्र होता है, जहाँ तक अगर इस क्षेत्र में अगर लोहे के छोटे टुकड़े को अगर हम लाएँ तो ये अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है, लेकिन इसे ही इस बाउंड्री को जब पार कर जाता है लोहे का टुकड़ा तब इसको नहीं खींच पाता। उसी तरह से अगर आवेश लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम आवेश लेते हैं, आवेश लिए, अब आवेश के चारों तरफ का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, मैं लिखा हूँ इस वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय क्या कहते हैं विद्युतीय बल का अनुभव किया जा सके। क्योंकि चुंबक की परिभाषा मैं बताया हूँ तो इसीलिए बार बार चुंबकीय बल आ रहा है। तो चुंबकीय बल नहीं होता, चुंबक में चुंबकीय बल होता है और आवेश में क्या होता है, विद्युतीय बल होता है। तो इस वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का बल क्षेत्र जहाँ तक विद्युतीय बल का अनुभव किया जा सके उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब अगला होता है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं एक निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं जो लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यानी परिभाषा इसका यही दे सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक निष्कोण वक्र के रूप में होती हैं और लंबाई में ये सिकुड़ने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। तो परिभाषा हम दे सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र के रूप में होती हैं, जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत आवेश चलता है या विचरण करता है। कह दीजिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र के रूप में होती हैं जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत आवेश चलता है। तो कहने मतलब यह ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें कि एक ये प्लस आवेश है, मैं ले रहा हूँ प्लस आवेश। अब यहाँ से अगर ये यहाँ से आवेश चलता है तो सीधे जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। कहीं भी जाएगा तो सीधे जाएगा, ऐसे सीधे निकलेगा, ठीक है, इधर से भी निकलेगा तो एकदम सीधे, एकदम स्ट्रेट की तरह एकदम निकलेगा। कहाँ जाएगा तो आप कहेंगे अनंत तक। तो इसमें देखिए इस चित्र से ये सीधे जहाँ देखेंगे तो सीधे कहाँ तक निकलेगा, अनंत तक। कैसे, ये धन आवेश है जो कि सीधे निकल रहा है। इसी प्रकार का एक अगर ऋण आवेश ले लें हम तो यहाँ क्या होगा कि ऋण आवेश आप जानते हैं विपरीत आवेशों में क्या होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई धन आवेश है तो यहाँ से जो आवेश चलेगा वो सीधे निकलता है और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। इसी प्रकार अगर कोई अनंत से अगर ये ऋण वाला भाग है तो अनंत से जो आवेश आएगा वो क्या आएगा, वो सीधे आएगा। यानी अनंत से अगर ये माइनस है तो अनंत से आवेश इस एरिया में इस फील्ड में आते हैं, देखिएगा ऐसे ये भी सीधे आएंगे। ये अनंत से आ रहे हैं, ये बता रहा है कि कहाँ से आ रहे हैं, अनंत से।
लेकिन अगर इन दोनों को एक पास कर लिया जाए, ये तो अलग अलग कहानी है। इसका एक बार हमने लिखा, ये बल रेखाएं हैं, जो भी मैं वक्र खींच रहा हूँ ये एक बल रेखा है, ये भी एक बल रेखा है। तो ये क्या है, ये एकांक धनावेश था, यहाँ से आवेश निकल रहे हैं और अनंत तक जा रहे हैं, और अनंत से ये ऋणावेश था तो अनंत से आवेश कहाँ आ रहे हैं, इस ऋणावेश पर आ रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों को एक पास रख दिया, कुछ ऐसे रख देते हैं, ये धनावेश हो गया और इधर ले लेते हैं क्या, ऋणावेश ले लेते हैं, तो होता क्या है कि ये जो है यहाँ से ये चलते हैं डट 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 करके, ये देखिए ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और नीचे से भी देखिए ऐसे चलती हैं। इसी प्रकार और भी देखिए चला सकते हैं, नीचे से ऐसे आप ला सकते हैं और यहाँ से भी और एक जैसे डट 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 यहाँ आप दे सकते हैं, और भी इधर आप ला सकते हैं, और कुछ जो है ये ऐसे और कुछ ऐसे, फिर ऐसे भी इधर कर दीजिए और इसमें भी इधर। देखिए ये बल रेखाएं हैं, यही बल रेखाएं होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं आप देखिए, वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र के रूप में, निष्कोण वक्र है, ये वक्र बने एक टेढ़ा आकार है, न निष्कोण वक्र के रूप में होती है, जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत आवेश चलते हैं। यहाँ देखिए आवेश से चल रहा है, प्लस से चलकर कहाँ आ रहा है, माइनस पर आ रहा है। तो यहाँ से ये एक निष्कोण वक्र होती है, एक निष्कोण रेखा होती है, जिस पर आवेश क्या करते हैं, चलते हैं। तो कहने मतलब ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र के रूप में होती है, एक निष्कोण ये वक्र है जिस पर आवेश क्या है, यहाँ से आवेश इस रास्ते से चलकर यहाँ आता है, यहाँ से आवेश इस रास्ते से चलकर यहाँ आता है। देखिएगा ये तीर का निशान बता रहा है, यहाँ से आवेश जो है धन से कहाँ आ रहा है, माइनस पर, यहाँ से भी देखिए धन से कहाँ जा रहा है, माइनस पर। तो कहने मतलब यह है ये बल रेखाओं की परिभाषा है कि वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र के रूप में होती है, जिस पर स्वतंत्र पृथक्कृत आवेश चलता है। ये धन आवेश था तो यहाँ से सीधे आवेश चलेंगे, अनंत तक जाएंगे, और अगर कोई ऋणावेश होता है तो अनंत से जो आवेश आते हैं वो भी किस रूप में होते हैं, जो रेखाएं आती हैं वो किस रूप में होती हैं, वो भी सीधे होती हैं। लेकिन अगर धन आवेश और ऋणावेश को एक पास कर दिया जाए तो यहाँ से जो बल रेखाएं जब चलती हैं, यानी बल रेखाएं जो बनती हैं, इस पर ये आवेश क्या करते हैं, इस वक्र के रूप में आते हैं और यहाँ से चलकर यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से देखिए वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण भी होते हैं। पहला गुण यह होता है कि ये बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। पहला काम देख लीजिएगा, जितनी भी बल रेखाएं आएंगी कहीं एक दूसरे को ये काटती नहीं, पहला कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। दूसरा, ये लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये देखिए ये जो लचकदार डोरी यानी कुछ ऐसे आकृति बन रही है ऐसे, तो ये लंबाई में लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और ये जो आवेश होते हैं वह धन सिरे से, ये जो बल रेखाएं होती हैं वह धन सिरे से प्रारंभ होकर क्या होती है, ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से ये 2-3 गुण निकल कर आते हैं कि बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, पहला। दूसरा कि ये बल रेखाएं लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और तीसरा कि वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से चलकर ऋण सिरे पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूँ, इसको आप अपने कापी पर नोट कर लीजिएगा कि वैद्युत बल रेखाओं के लिए भी डालेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण या विशेषता, और उसमें पहला लिखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। दूसरा गुण आप लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से चलकर ऋण सिरे पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। और तीसरा होता है कि ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो कहने मतलब यह है कि हमें उम्मीद है कि जो भी आज आपको बताया गया है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वास्तव में ये आपको लेक्चर अथवा जो मैं पढ़ाया हुआ आपको विधिवत समझ में आ रहा है
तो भाई लाइक तो एक बनता ही है और साथ ही साथ कमेंट भी बनता है और साथ ही साथ जो मुख्य पॉइंट है वो शेयर करना। तो अगर वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर आप ज़रूर करें, जिससे जो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक बच्चे जो है इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।